अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज की सुबह का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, आजकल पाकिस्तान में तकरीबन हर दूसरे दिन ख़वातीन और बच्चों के साथ पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़यात की ख़बरें सामने आती हैं और हर खबर सुनकर दिल दुखता है। हम अफसोस भी करते हैं और यही सोचते हैं कि आखिर ये सब ख़त्म कब होगा। और अगर गौर करें तो इसका हल सिर्फ कानून या सज़ा नहीं बल्कि अच्छी तरबियत भी है। और इस तरबियत की शुरुआत हमारे अपने घरों से ही होती है। हम अपनी बेटियों को तो बचपन से बहुत सी बातें सिखाते हैं, लेकिन क्या हम अपने बेटों को भी इतनी ही तवज्जो से ये सिखाते हैं कि हर औरत इज़्ज़त के काबिल है? किसी को परेशान ना करना, मजाक के नाम पर तकलीफ़ देना, किसी की मर्ज़ी के बगैर इसके करीब जाना या इसकी बेइज्जती करना इंतहाई गलत बात है। बेटों को शुरू से ये सिखाएं कि इज़्ज़त सिर्फ अपनी माँ, बहन या बेटी की नहीं बल्कि हर औरत की करनी होती है और इन्हें अपनी बात, अपने गुस्से और अपने रवैये पर काबू रखना सिखाएं। दूसरों की बात सुनना, इख्तलाफ को बर्दाश्त करना और हर रिश्ते की हद पहचानना भी अच्छी तरबियत का हिस्सा है। और वालिदैन को भी ये याद रखना चाहिए कि बच्चे सिर्फ हमारी बातें नहीं सुनते, वो हमें देखकर भी सीखते हैं। और अगर घर में ख़वातीन की इज़्ज़त होगी, नरम लहजे से बात होगी और एक दूसरे से अच्छा बर्ताव होगा तो यही आदतें बच्चों की शख्सियत का हिस्सा बन जाएंगी। क्योंकि अगर हम ये चाहते हैं कि आने वाली नस्ल एक महफूज और बाइज़्ज़त मुआशरा देखे तो हमें सिर्फ अपनी बेटियों की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए बल्कि अपने बेटों की तरबियत पर भी इतनी ही मेहनत करनी चाहिए और इतनी ही तवज्जो देनी चाहिए। तो इसी खूबसूरत मैसेज के साथ हम आज के शो का आगाज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट के जानिब और आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसमें इंसान की हड्डियाँ इतनी नरम और नाजुक हो जाती हैं कि बच्चों की टांगें चलते चलते टेढ़ी होने लगती हैं और बड़ों की हड्डियों में एक ऐसा दर्द होता है जो किसी दवाई से भी जल्द ठीक नहीं हो पाता। और बच्चों में इस बीमारी को रिकेट्स या हड्डियों का नरम होना और बड़ों में इसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर ये बीमारी क्यों होती है और क्या वाकई हमारे बदलते हुए लाइफस्टाइल और धूप से दूरी ने हमारी हड्डियों को अंदर से खोखला कर दिया। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुहेल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम जी, क्या हाल है जी आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि जैसे अभी मैंने बात की है जो बीमारी कही जाती है हड्डियों का जिस नरम हो जाता है, तो अक्सर हम बच्चों को भी देखते हैं कि जब वो चल रहे होते हैं ना तो इस तरह उनकी टांगें होती हैं और चलते चलते टेढ़ी हो जाती हैं उनकी टांगें। तो ऐसा क्यों होता है? जी बिल्कुल, ये एक हड्डियों का एक मर्ज़ है जो कि बचपन में होता है जिसको हम रिकेट्स कहते हैं। और इसकी जो मुख्तलिफ वजूहात के अंदर जो सबसे बड़ी वजह है वो ये कि अगर धूप कम लगती है बच्चों में और ऐसे ही घर में रहते हैं जहाँ पे धूप का या सनलाइट का आना बहुत मुश्किल है, तंग तारीक जगह हैं और वैसे क्योंकि सिवियरिटी ऑफ वेदर की वजह से बच्चे जो है उनको पेरेंट्स बाहर नहीं लेके जा रहे होते, आउटडोर में वो नहीं खेल रहे होते, तो उससे विटामिन डी जो है वो बॉडी में कम हो जाता है। और विटामिन डी जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब ग्रोइंग एज होती है बच्चे एक्सक्यूज़ मी, बच्चे जो है दिन ब दिन बड़े हो रहे होते हैं, उनका कद बड़ा हो रहा होता है, तो उनको विटामिन डी की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। सो अगर हम उन विटामिन डी को सप्लीमेंट ना करें उनके फूड से या उनको अगर ज़्यादा ज़रूरत है और उनको हम सप्लीमेंट्स ना दें तो उससे ये होगा कि विद ग्रोथ 6 मंथ्स या 1 ईयर के बाद उनकी हड्डियों में टेढ़ापन आना शुरू हो जाएगा। जैसे वो वज़न डालना शुरू करेंगे, ज़्यादा एक्टिवली वो जो है मूव करेंगे। सो इसको फ़िज़िकली हम पेरेंट्स भी और या उनका जो प्राइमरी फिजिशियन या पीडियाट्रिशियन है वो ईज़िली उसको डायग्नोस कर सकते हैं। दे कैन सेंड द चाइल्ड टू एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। कुछ बहुत बेसिक किस्म के टेस्ट कराने से और क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने से हम रिकेट्स का जो डायग्नोसिस है वो बना सकते हैं। और बड़ों के अंदर सेम जो कंडीशन है जिसमें ये हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और विटामिन डी की कमी या और वजूहात भी हो सकती है, उसको हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। और उसमें भी जो ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो विटामिन डी की कमी का है हमारे यहाँ, क्योंकि सीवियर वेदर है, लोग धूप पे जाने से कतराते हैं। हमारी डाइट में भी ऐसे फूड्स नहीं है जिसके अंदर विटामिन डी प्रेजेंट होता है, लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें
योगर्ट है, मिल्क, बटर, चीज़, शायद उसकी अवेलेबिलिटी भी इतनी अच्छी नहीं है हमारे यहाँ, और कॉस्ट का इशू भी है, और उसकी वजह से ये हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और विजिबली आपने देखा होगा कि उसके अंदर बेंड होना शुरू हो जाती हैं और टांग जो है वो टेढ़ापन उसके अंदर आना शुरू हो जाता है। राइट, ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की है, धूप को आजकल ना सबने अपना दुश्मन बना लिया है कि बाहर जा रहे हैं, बालों के लिए भी SPF आ गया है, चेहरे के लिए भी आ गया, आपके होंठों के लिए भी आ गया है। ऑब्वियसली रेज मतलब हमें नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन बिल्कुल ही अगर हम सूरज में ना जाएं वो भी चीज़ सही नहीं है। लेकिन आजकल जो कैंपेन्स चल रही हैं उसमें तो सिर्फ यही है कि सूरज आपके लिए नुकसानदेह है। हालांकि विटामिन D भी तो नेसेसरी, और हम देखते हैं कि जो हमारे बड़े हैं सर्दियों में प्रॉपर ऊपर बैठ के धूप सेकते थे, साथ माल्टे खाते थे, ये चीज़ें करते थे, और अब तो हमने धूप को अपना जानलेवा दुश्मन समझ लिया। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल ये ऐसा है। हमारा ये एक बड़ी कल्चरल शिफ्ट आई है, वरना अमूमन हम सब जानते हैं कि सर्दियों के अंदर लोग बड़ा पसंद करते थे धूप में बैठना, और वो बड़ी अच्छा फील होता था। लेकिन शायद एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है वेस्ट की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है कि जी सनलाइट की वजह से ट्यूमर्स हो रहे हैं और सारी कंडीशंस हो रही हैं, लेकिन उसमें बड़े फैक्टर्स हैं कि आप दुनिया के किस हिस्से में रहते हैं, वहाँ सूरज की किरणें किस एंगल से पड़ रही होती है। सो शायद ऑस्ट्रेलिया, कौन से टाइम आप बैठे हुए हैं सूरज में, सो ऑस्ट्रेलिया या कुछ ऐसे हिस्सों में जहाँ पे सनलाइट रेज जो है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो कैंसर का कॉज बन सकती है, प्लस जेनेटिक जो है उस पॉपुलेशन के अंदर भी वो फैक्टर ज़्यादा हो सकता है। हमारे यहाँ क्योंकि वैसे भी क्योंकि जो हवा में नमी का तनासुब और बाकी सारी चीज़ें उसकी वजह से शायद इतना ख़तरनाक धूप में बैठना नहीं है, लेकिन स्टिल किस टाइम पे आप बैठे हुए हैं, कितनी देर के लिए बैठे हुए हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप धूप के अंदर डायरेक्ट सनलाइट में चेहरे की मुंह की तरफ जो धूप की तरफ करके बैठे। डिफ्यूज लाइट है वो भी उतना काम कर रही होती है, और जो माल्टों का आपने जिक्र किया, माल्टों में विटामिन C होता है, वो भी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। सो वो एक कॉम्बिनेशन जो पहले धूप का और एक सिट्रस फ्रूट्स का था सर्दियों में, सैलेड्स का था, एग्जैक्टली। सो इस सारी चीज़ों से इनकार नहीं किया जा सकता। फ्रेश जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इन सब के अंदर कैल्शियम, विटामिन D मौजूद होता है, और वो दोनों जो है कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं। सो कैल्शियम, विटामिन D दोनों मौजूद होंगे तो फिर बोन्स के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट विटामिन D बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि क्या हड्डियाँ इतनी नरम हो सकती हैं, जिनकी हड्डियाँ नरम है, क्या ये हो सकता है कि बगैर किसी हादसे के भी फ्रैक्चर हो जाए उनको? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अगर तो बहुत ज़्यादा कमी है कैल्शियम, विटामिन D की, कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं या कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं और कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कि हड्डियों को जो है वो वीक कर सकती हैं, प्लस एज जो है वो हमेशा से प्रॉब्लमेटिक होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, कुछ इसमें जेनेटिक फैक्टर भी है, कुछ फैमिलीज़ के अंदर बोन्स एंड आपके जॉइंट्स हैं उनके प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। सो इसमें ओल्ड एज के अंदर अगर आप ये सारी चीज़ों का ख्याल नहीं रख रहे और कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं उनको आप इग्नोर कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि नॉर्मल चलते हुए या सीढ़ी का स्टेप लेते हुए अचानक से फ्रैक्चर हो जाए। उसमें अगर ओल्ड एज में एक फैक्टर जो है वो बोन का कोई ट्यूमर हो सकता है, या कोई ट्यूमर है जो किसी और पार्ट या ऑर्गन के अंदर है, उसकी वजह से भी हड्डी कमज़ोर हो सकती है, और पेशेंट अमूमन आता है और वो नॉर्मल चलते हुए गिरते हैं और उनके कूल्हे का फ्रैक्चर हो जाता है, या स्पाइन के अंदर मोरे का फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बोन्स को अफेक्ट कर रही होती है। ठीक है, मेरे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम इकराम। वालेकुम अस्सलाम जी इकराम, सवाल कीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरी टांग में नेल डला था, तो अब तकरीबन 1.5 साल ऐसा हो गया मैंने नेल निकलवा दिया हुआ है, लेकिन अब मैं तकरीबन हाफ किलोमीटर वॉक कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा मुझसे होती भी नहीं है और टांग में दर्द शदीद शुरू हो जाती है। ठीक है जी इकराम साहब, उसमें 2-3 चीज़ें। एक तो है कि कितना अर्सा पहले नेल निकला, क्योंकि नेल निकालने के बाद कुछ दिन कुछ अरसे के लिए हमें थोड़ा सा एक्टिविटी को कम रखना पड़ता है। आप उतना ज़्यादा चल नहीं पाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिवली अपनी एक्टिविटी को या वॉक को बढ़ाएंगे। दूसरा ये कि ये देखना पड़ेगा कि वो जो दर्द है वो फ्रैक्चर वाली साइड से आ रही है या घुटने या टखने या किसी और जगह से आ रही है। अमूमन कई दफ़ा दर्द टांग में होता है, लेकिन उसकी वजह जो है वो मोरे के अंदर कोई नर्व का पिंच होना होता है, जिसको आप शाटिका टाइप दर्द भी कहते हैं। सो आप अपने मॉलिज से रब्ता करें, वो आपको एग्जामिन करके वो बता सकेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम या पेन कहाँ से आ रहा है, और उसके लिए कोई रेमेडी आपको वो ज़रूर तजवीज़ करेंगे। ठीक है, एक और कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ऑस्टियोमलेशिया और
और ऑस्टियोपोरोसिस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जी, ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो हड्डियों का भुरभुरापन है, उसके अंदर ये ओल्ड एज में अमूमन और ज़्यादातर ख़वातीन के अंदर आफ्टर 60 इयर्स ऑफ एज होता है और एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस आप कह लें। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इसको और ज़्यादा एनहेंस कर रही होती हैं, जिसके अंदर आपके कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, हार्ट की है, किडनीज़ का प्रॉब्लम है और उसके अंदर आप अगर आपका फूड इनटेक है वो कम है। जो ऑस्टियोमलेशिया है वो रिलेटिवली यंगर एज के अंदर इसके अंदर सिर्फ कैल्शियम जो है वो कम हो रहा है, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में पूरा बोन मैस है वो कम हो रहा है, जो प्रोटीन पार्ट है, जो कैल्शियम पार्ट है, वो दोनों चीज़ें कम हो रही है। सो ऑस्टियोमलेशिया जो है वो सेकेंडरी टू ड्यू टू अगर आपका फूड इनटेक कम है, कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस है वो एज रिलेटेड है और ये दोनों चीज़ें ट्रीटेबल हैं अगर आप इसको प्रॉपरली किसी जगह पे ये डिटेक्ट हो जाती है तो इनके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं और प्रिवेंशन जो है वो बेहतर है बजाय इसके कि एंड रिजल्ट में ओल्ड एज में फ्रैक्चर हो जाए। उस फ्रैक्चर को प्रिवेंट किया जा सकता है क्योंकि उसके अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अगर कूल्हे का फ्रैक्चर है, पेशेंट को बेड पे काफ़ी अर्सा लेटना पड़ता है, फिर उसकी रीहैब है, उसकी वर्जिश और सारा कुछ है जो कि हमारे यहाँ आपको पता है कि एक पूरा एक सेटअप जो टीम चाहिए होती है वो कई दफ़ा अवेलेबल नहीं होती पेशेंट्स को। सो ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस को डिटेक्ट करना और उसका सदेबाप करना वो रिलेटिवली काफ़ी ईजी है। सो आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से कम साल में एक दफ़ा ज़रूर मिलें, उनको बताएं कुछ नए सिम्टम्स या ऐसी चीज़ें हैं उन तक लेके आएँ ताकि वो इस चीज़ को जल्दी डिटेक्ट कर सकें। ठीक है, कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप सुन सकते हैं मुझे? अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें जल्दी से डाइट बता दें कि डाइट में क्या चीज़ें हमें लाजमी लेनी चाहिए? अच्छी, बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा अच्छा सवाल है। आमतौर पर हम समझते हैं कि कोई ख़ास किस्म की डाइट लेने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और किसी भी डाइट को बहुत अरसा लेना, बैलेंस डाइट को लेना ज़रूरी है बजाय इसके कि आप 2 हफ्ते या 1 महीने में कुछ बहुत अच्छा कुछ खा रहे हैं और बाकी अगले 3 महीने में ज़्यादा अच्छा नहीं खा रहे। इसमें जो रूल ऑफ थंब है उसके अंदर है कि जो ऐसी डाइट जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी ज़्यादा है वो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें योगर्ट है, मिल्क है, बटर, चीज़, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा इंटरेस्टिंगली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर भी कैल्शियम होता है। सो हम सिर्फ समझते हैं कि हम सिर्फ ये चीज़ें ले सकेंगे। सो बैलेंस डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का कुछ हिस्सा, प्रोटीन्स का होना, वाइटामिन मिनरल्स का होना ज़रूरी है। सो जितने भी फ्रेश फ्रूट्स हैं उसमें वाइटामिन होते हैं, जितने भी आपकी सब्जियां वेजिटेबल्स हैं उसके अंदर आपके मिनरल्स होते हैं, तो दोनों का डेली बेसिस पे लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो बॉडी स्टोर नहीं कर पाती, सो उनका कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे लेना ज़रूरी है। सो लकीली हम क्योंकि ज़रई मुल्क हैं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स और मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स लेना आसान है। सो इट्स जस्ट अबाउट द प्रायोरिटीज़, जंक फूड और बाकी ऐसी चीज़ें जो कि उसको बिल्कुल ऐसे डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज हम बात कर रहे थे रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया के हवाले से, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और हम कैसे इसका टाइमली इलाज कर सकते हैं। और इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर सोहेल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कि हमारे तालीमी इदारों में ऐसे अफराद जो किसी ना किसी माजूरी का शिकार होते हैं, इन्हें दाखिला तो मिल जाता है लेकिन इसके बाद इनके लिए चैलेंजेस का एक नया सफ़र शुरू हो जाता है और आज भी हमारा मुआशरा इन्हें कमतर समझता है, इनका मजाक उड़ाता है और इन्हें शदीद बुलिंग का सामना करना पड़ता है। इन रवैयों की वजह से वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ऐसे अफराद को किन चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तहमीना यासिर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बेहतर हूँ और आपका बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। यू वेलकम। अच्छा डॉक्टर तहमीना, हम स्टार्ट करते हैं कि जो ये स्पेशल बच्चे होते हैं, डिसेबल बच्चे होते हैं, मैं तो कहूँगी स्पेशल बच्चे होते हैं, इनका अक्सर हम देखते हैं कि जो एक कोटे पे ना एडमिशन हो जाता है, हम लोगों के साथ ये लोग पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर इनको बहुत ज़्यादा बुलिंग का सामना करना पड़ता है। वो तो हमें भी करना पड़ता है खाली इनको नहीं, हमें भी लोग बुली करते हैं। लेकिन क्या चीज़ें हैं कि आपको लगता है, आपके ओपिनियन में ये सही है कि इन लोगों के लिए डिफरेंट स्कूल्स होने चाहिए या इनको आम लोगों के साथ पढ़ना चाहिए? देखिए, इस वक्त पे तो इसी पर बात चल रही है कि इंक्लूसिव होना चाहिए, यानी कि आप इन बच्चों को जो कि किसी भी स्पेशल कंडीशन के साथ हैं उनको नॉर्मल जो बच्चे हैं उनके साथ लेकर चलें।
इसके ऊपर बहुत सारे स्टेजेस आई, अलग स्कूल्स भी स्टार्ट हुए, सारा कुछ हुआ, लेकिन इस वक्त पे इंक्लूसिव के ऊपर फोकस है। इसमें डिपेंड करता है कि उनकी सिवेरिटी किस किस्म की है, इशू किस किस्म का है, जिसके ऊपर बेस करके डिसाइड होता है कि वेदर उनको एक नॉर्मल स्कूल जो है उसमें एडमिशन दिया जाएगा या कि किसी स्पेशल स्कूल में दिया जाएगा। तो इसके हवाले से सबसे पहले तो देखना होता है, और दूसरा फिर उसके बाद आ जाता है जो वहाँ पर उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती। प्रॉब्लम्स जो है ना वो इस वजह से भी फेस करनी पड़ती हैं कि हमने हमेशा उन्हें अपने से डिफरेंट कहा, फील किया और बताया भी। यानी एक डिफरेंस होता है, जैसे सपोज़ फिज़िकली कोई होता है कि उसकी तो एक टांग तो दूसरी टांग से थोड़ा सा छोटी है, तो उस पर हम कभी भी उसको इस तरह से डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि भाई ये नॉर्मल नहीं इंसान, ये उसका हमारा यही सोच होती है कि ये शख्स जो है इसकी टांग में कोई इशू है। लेकिन जब उसके जहन के हवाले से कोई भी एक आस्पेक्ट या उसकी अदर कोई इशू है, सपोज़ आंखों के हवाले से कोई इशू है, कानों के हवाले से कोई इशू है, उसकी वजह से अगर उसको यानी देखा जाता है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है, तो मेन फोकस यही होता है कि ये शायद नॉर्मल नहीं है, ये अब नॉर्मल है। तो इस चीज़ को तो सबसे पहले ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमारा ये कंसेप्ट पूरी सोसाइटी में इस चीज़ को प्रिवेल करने की ज़रूरत है, इस कंसेप्ट को प्रिवेल करने की ज़रूरत है कि ऐसे बच्चे जो होते हैं वो भी नॉर्मल ही होते हैं, उनमें कोई एक कंडीशन होती है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि उस कंडीशन के साथ बहुत सी और चीज़ों में, बहुत सी और फैकल्टीज़ में वो ज़्यादा शार्प होते हैं, ज़्यादा उसके अंदर उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन हम उनके ऊपर फोकस नहीं करते, हम उस पर फोकस करके लेबल लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो इंक्लूसिव का मतलब है कि सब उनको एक जैसा समझे। तो एक जैसा समझना बहुत ज़रूरी है, और उनकी जैसे हमारी क्वालिटीज़ होती है ना, मेरे अंदर स्किल है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा अच्छी कर सकती हूँ, मेरे दूसरे के अंदर स्किल है कि वो ओबीडियंस में अच्छा है, वो सब ऑर्डिनेट बन सकता है। इसी तरह से इनमें भी डिफरेंट स्किल्स होती हैं जिनको के फोकस करके उनके हिसाब से काम करना होता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर तमीना, एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि जब हम इनको दूसरे बच्चों के साथ पढ़ने देते हैं और इनके जो अपने स्कूल्स हैं हम उसमें नहीं भेजते, तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि इनमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है और ये बेहतर होते जाते हैं, जो इनकी डिसेबिलिटीज़ हैं वो भी बेहतर होती हैं और ये बड़े कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, लाइफ में अचीव भी बहुत कुछ करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जिस स्कूल ऑफ थॉट की मैं बात करी वो ये है कि ये ज़्यादा एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली शायद लोगों को, जैसे मैंने बात की, वो आम लोगों को भी बुली करते हैं। आपके ऑफिस में चीज़ें नॉर्मल हैं, स्कूल्स में चीज़ें नॉर्मल हैं, तो इनको वो जब बुली करते हैं ना, तो इनकी मेंटल हेल्थ और ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है, इनकी सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होने लग जाती हैं। और हमने बहुत सी ऐसी मूवीज़ देखी हैं, बहुत से ऐसे हमने सिनेरियोज़ देखे हैं जिसमें सिर्फ किसी को बुली करने की वजह से वो बंदा, उसकी जो कहते हैं ना ज़िंदगी जीने की एक विल होती है, वही ख़त्म हो जाती है। ऐसा ही है। और ये जैसे आपने फ़िल्मों की भी बात की, बिल्कुल ये चीज़ें कई फ़िल्मों में पोर्ट्रे की जा रही हैं। हम अपने पास जो केसेस देखते हैं उसमें भी वाज़े तौर पे यह नज़र आता है कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि प्रॉब्लम जो है कई दफ़ा बचपन से या पैदाइशी तौर पे नहीं होती है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर तमीना, हमारे ना कुछ टीचर्स थे जो हमारे साथ ऐसे एक दो स्टूडेंट्स थे जो जिनमें ब्लाइंड भी थी स्टूडेंट्स, तो वो कहते थे कि उनको सिंपैथी मत दो, लाइक एम्पैथी इज़ ओके, एम्पैथी तो हर इंसान के लिए होनी चाहिए आपके दिल में, लेकिन सिंपैथी मत दो, मतलब तरस मत खाओ, बिकॉज इससे भी उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है कि शायद मुझ में कोई कमी है, दैट्स वाई। कहते हैं उनको उनके काम करने दो, आपसे वो ओपिनियन मांग रहे हैं, वो आपसे हेल्प नहीं मांग रहे, तो जब वो आपसे मशवरा ले रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि असाइनमेंट कौन सी करनी है, इसका मतलब है आपने सिर्फ उनको टॉपिक बताना है और उनको आप लिंक्स दोगे, आप उनको बना के नहीं दोगे तरस खा के। तो डू यू थिंक ये भी अच्छी थिंकिंग है? बहुत अच्छी थिंकिंग है, इसलिए कि देखो हमने उनको सोसाइटी में खड़ा करना है exactly. ना, उनको इंडिपेंडेंट बनाना है। अगर आप सिंपथाइज करना है, हाय बेचारी इधर बैठ जाओ, नहीं मैं तुम्हारे सारे काम कर देती हूँ, नहीं नहीं तुम कुछ ना करो, तुम्हें तो मसला है, ये चीज़ें उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को लो करती हैं, सेल्फ इस्टीम को लो करती हैं। उनके अंदर इंडिपेंडेंस कैसे आएगी? उनको जब आप कहेंगे कि ओके ठीक है आपने ये करना है, आई विल गाइड यू बट यू विल डू योर सेल्फ, तो इससे उनके अंदर इंडिपेंडेंस आएगी और फिर उसके साथ वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं।
अगर सपोज जैसे ब्लाइंड है कोई, तो ब्लाइंड होने की वजह से एक फैकल्टी अगर कम है तो बाकी फैकल्टीज़ उनकी बहुत स्ट्रांग होती हैं, तो उसके साथ उनकी ट्रेनिंग के वो किस तरह से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। कई ममालिक जो हैं वो इसके ऊपर बहुत फोकस करते हैं और जो उनकी स्पेशल या उनके जो इश्यूज़ होते हैं उनको साइड पर रखते हुए बाकी सारी ज़िंदगी वो नॉर्मल गुजार रहे होते हैं। तो बेसिकली हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम उन स्टूडेंट्स के साथ उनको स्ट्रेंथन करें, उनकी स्किल्स डेवलप करने में उनकी हेल्प करें, ना कि सिंपथाइज़ करें और अफसोस करें और उनको कहें कि तुम बेचारा। तो ये जो बेचारा वाला जो है ना, ये मेंटालिटी अगर उनकी हो जाए तो फिर वो किसी और फैकल्टी को भी नहीं यूज़ कर पाते, फिर वो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते। ठीक तो है, हमने उनको भी इस तरह से हैंडल किया। अच्छा डॉक्टर तमीना, हम अक्सर वालिदैन को देखते हैं कि वो ऐसे जो उनके बच्चे होते हैं ना, बहुत कम वालिदैन हैं जो उनको इग्नोर करते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और उनसे प्यार भी ज़्यादा करते हैं। अब हम ये भी देखते हैं कि जो बच्चे ऑटिस्टिक है, पेरेंट्स उनसे इतना प्यार करते हैं, उनकी इतनी केयर करते हैं, लेकिन अक्सर वो इन स्कूल्स में जब उनको भेजते हैं तो वो बच्चों की जो कंडीशन है वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं वो उस तरह उनके साथ मतलब अच्छा बिहेव नहीं कर पाते ना। अगर आप किसी के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर पाते तो मुझे लगता है आपको बुरा भी नहीं करना चाहिए, आपको बस डिस्टेंट हो जाना चाहिए। तो डॉक्टर तमीना ये बताएं कि जो काउंसलिंग है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि सिर्फ ऐसे बच्चों की काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए, पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होनी चाहिए, तो वो कितनी इंपॉर्टेंट है और आपके पास किस तरह के केसेस आते हैं और आप कैसे उनको काउंसिल करती हैं? देखिए, काउंसलिंग तो हर इंसान के लिए ज़रूरी है, चाहे बच्चा है, बड़ा है, मर्द है, औरत है, सब के लिए ज़रूरी होती है, इसलिए कि उसमें आपको बेहतर स्ट्रैटेजीज़ मिल रही होती है, बेहतर कंसेप्ट्स मिल रहे होते हैं। जहाँ तक इन बच्चों का सवाल है, जैसे कि ऑटिस्टिक बच्चे हैं या ADHD फेस कर रहा है कोई बच्चा, तो ऐसे बच्चों के वालिदैन जो है ना वो स्ट्रेस्ड आउट हुए होते हैं, वो अपनी तरफ से पूरी स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि बच्चे को बेहतर से बेहतर बना लें, लेकिन उनकी एनर्जीज़ भी ड्रेन हो रही होती हैं। तो उनको सपोर्ट करने के लिए काउंसलिंग की ज़रूरत होती है कि उनकी एनर्जीज़ को दोबारा से बेहतर किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए और उनको बताया जाए कि यू आर नॉट द ओनली पर्सन, आपके साथ हम भी मौजूद हैं और हम आपके सपोर्ट में आपके साथ मिलकर चलेंगे, जहाँ पर भी इशू हो तो हम आपको गाइड करेंगे। इसी तरह से टीचर्स की भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, उनकी भी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, इसलिए कि टीचर्स भी अगर नॉर्मल क्लास भी हो तो उसमें भी बच्चों के साथ डील करते हुए वो ड्रेन हो रहे होते हैं। तो इन बच्चों के साथ तो उन्होंने स्पेशल अटेंशन देनी है, स्पेशल उनके साथ ट्रीटमेंट करनी है, तो उसके लिए उनकी भी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है कि वो किस तरह से बच्चों के साथ एम्पथाइज़ करें, किस तरह से उनको ट्रेन करें कि वो बेहतरीन हो। उसके लिए एक चीज़ जो आ जाती है ना, वो ये आ जाती है कि ऐसे वालिदैन, यानी जो ऐसे बच्चों के वालिदैन हैं उनको, और जो ऐसे टीचर्स हैं उनको ख़ास तौर पे ट्रेनिंग प्रॉपर मिलनी चाहिए कि किस तरह से इस तरह के बच्चों को डील किया जाता है, इसलिए कि इनको नॉर्मल तरीके से डील नहीं किया जा सकता। जैसे अगर ऑटिस्टिक बच्चा है तो उसकी ट्रेनिंग जो दूसरा बच्चा है उससे हो सकता है 10 गुना या 20 गुना ज़्यादा मेहनत चाहिए होगी उसके लिए। तो उसके लिए उनके अंदर स्ट्रेंथ इतनी हो, उनके अंदर मोटिवेशन इतनी हो, उनको पता हो कि उनकी डायरेक्शन सही है। कई दफ़ा मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कि जिन्होंने पता चला कि हाँ इस तरह से करना, वो करते गए और बाद में पता चला कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं निकल रहे, फिर उन्होंने कहीं और से कंसल्ट किया, पूछा, तो पता चला कि नहीं, उनकी डायरेक्शन प्रॉपर नहीं थी। इसलिए कि बहुत से हमारे रवैये होते हैं जो कि हमें पता ही नहीं होता कि दूसरे के ऊपर क्या इम्पैक्ट उसका आ रहा है। हमें एहसास तब होता है जब दूसरा उसकी वजह से मिसबिहेव करता है या कोई भी, जैसे सपोज ADHD का बच्चा जो है, जब आप उसको बार बार रोकेंगे, बार बार टोकेंगे कि ये नहीं करो, इसलिए कि वो एक्टिव है ना, वो भागता फिर रहा है, वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो जब आप बार बार उसे रोकेंगे, टोकेंगे, इस तरह के बिहेवियर्स करेंगे तो वो बच्चा वो बिहेवियर्स और ज़्यादा करेगा। तो उसके लिए हमें प्रॉपर समझ होनी चाहिए, गाइडेंस होनी चाहिए कि हमने किस तरह से उन्हें ट्रेन करना है। और टीचर्स के पास भी, टीचर्स भी क्या करती हैं, वो कहती है ये बच्चा ओवर एक्टिव है। कई केसेस मेरे पास ऐसे आए कि ओवर एक्टिव है, ये सारी क्लास को डिस्टर्ब कर देता है, इसको हम साइड पे कर देते। उसको फ्रंट पे ही बिठाया लेकिन साइड पर बिठाया और बिल्कुल सबसे हटके कर दिया और उसके ऊपर सख्ती की, जबकि ये नहीं है, आपने उसकी ट्रेनिंग करनी है। तो ट्रेनिंग किस तरह से होगी, इसकी लर्निंग होती है, इसको पूरा हमारा तरीक़ेकार होता है जिससे हम टीचर्स की भी ट्रेनिंग करते हैं। एक कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम सलाम। जी हिना, सवाल कीजिए।
मेरा ये सवाल है कि मुझे फैमिली की तरफ से हर चीज़ का बहुत प्रेशर होता है। जैसे कि क्या? मतलब कोई भी काम हो ज़्यादातर पापा का होता है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आपका इशू। मतलब मुझे हर चीज़ की फ़ौरन इजाज़त नहीं मिलती, ना घर से बाहर निकलने की। मतलब फैमिली का बहुत प्रेशर होता है मुझ पर। और आप करती क्या हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। ठीक है, क्या पढ़ी हैं आप? साइंस मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। ठीक है। जी जनाब, तो वालिदैन की तरफ से प्रेशर है बहुत ज़्यादा और किसी भी चीज़ की इजाज़त नहीं मिलती। तो बेसिकली देखें, जब तक आप डिपेंडेंट होते हैं किसी पर, आपको कुछ ना कुछ तो वो चल रहा होता है कि आपको कुछ मानना है, कुछ मनवाना है। मनवाने के भी कई तरीके होते हैं। सपोज़ कि अगर आपको लगता है, जैसे कि वो कह रही हैं कि कुछ भी नहीं माना जाता, तो कई चीज़ों में लगता है हमें कि ये चीज़ें तो जेन्युइन हैं, ये बातें तो सही हैं, इनके ऊपर तो मुझे इजाज़त मिलनी चाहिए। तो उसके ऊपर एक तरीका ये होता है कि हम कहते हैं नहीं इजाज़त नहीं मिलेगी, हम खामोशी से बैठ जाते हैं, हम कहते हैं पैसिव हो गए, नहीं भी कुछ। एक होता है हम अग्रेसिव हो जाते हैं, हम कहते हैं कि मुझे जानना है, बस मुझे नहीं पता, मुझे भेजें, मुझे इजाज़त दें। एक तरीका होता है असर्टिवनेस का, यानी कि आप अपनी बात को प्लेस करते हो, आप कहते हो कि मुझे यहाँ जाना है, और फिर उसके बाद आप उनका रिस्पॉन्स सुनते हो। वो कहते हैं नहीं नहीं भाई यहाँ नहीं जाना, तो आप फिर आराम से कहते हो मामा या बाबा जो भी कि मुझे जाना है प्लीज़। तो वो फिर दोबारा से कोई भी रीज़निंग करते हैं, आप फिर आराम से कहते हो कि मुझे जाना है। दैट इज़ कि आप असर्टिव हो रहे हो, बट आप अग्रेसिव नहीं हो रहे, मिसबिहेव नहीं कर रहे। आप अपनी बात को उसी वक्त पे अच्छे तरीके से दोबारा प्लेस करते हो, उनके साथ इस मोड पे उन्हें लेकर आते हो कि उनके साथ डिस्कशन शुरू हो। Exactly. तो उस डिस्कशन के ऊपर फिर आप अपने पॉइंट्स प्लेस करते हो और अपनी बात थोड़ा करने मुश्किल से काम पहले, है ना, हाँ, थोड़ा लेकिन मुश्किल काम है, challenge- लेकिन इंशाल्लाह ये जो टॉपिक है ये बड़ा वास्ट टॉपिक है, इस पे हम किसी दिन दोबारा बात करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और आज हम बात कर रहे थे ऐसे चैलेंजेस के जो कि स्पेशल जो हमारे बच्चे हैं वो फेस करते हैं, और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थी माहिर नफ्सियात डॉक्टर तहमीना यासिर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत एक ब्रेक के शुक्रिया। बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे टीनेजर्स की स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में, क्योंकि टीनेज में चेहरे पर एक्नी, ऑयल और दाग धब्बे आना बहुत ही कॉमन होता जा रहा है। तो इसलिए आज हम जानेंगे कि टीनेजर्स को कौन सी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं और इन मसाइल की असल वजह क्या है और इनका आसान सोल्यूशन क्या है, और कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर अजीम जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले वेलकम टू जागो लाहौर। और दूसरा मैंने आपसे बात करनी थी कि जो बेसिक मसला है, जो हमें बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेरीज भी आती हैं, वो ये आती हैं बच्चियों को या बच्चों को टीन एज में जो स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं, स्किन के मसाइल होते हैं, दाने निकल आते हैं, तो इसकी क्या रीज़न होती है? देखें, जो दाने हैं, पहली बात तो ये इसको बिल्कुल क्लियर कर लें कि 100% ठीक होने वाली बीमारी है। और ये बीमारी है, ये सिर्फ कोई ब्यूटी कंसर्न नहीं है। ये सबसे ज़्यादा दिमाग में क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि ये दाने निकलते हैं टीन एज में और वो ज़रूर ही निकलेंगे और ठीक होंगे तो निशान छोड़ के ही होंगे। ये तो होता ही है। जब मैं बचपन में थी, माँ कहती है, बाप कहता है। अब वो 60 साल पहले की बातें हैं, या 40 साल पहले जब वो जवान थे। तो अब जो है इसको हम कोई गुज़िश्ता 2 दहाइयों, मतलब दो दहाइयों से 20 ईयर 30 ईयर्स में इसमें बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट आई है दानों की इलाज में। उससे पहले भी थी। दाने जो निकलते हैं वो आपका जो ऑयल ग्लैंड है उसकी बीमारी है। तो अल्लाह ने एक आपका जो भी आप बाल लगाया होता है उसके साथ उस बाल की तरावत के, और अल्लाह की इसमें इतनी बड़ी ज़बरदस्त मसलहत है कि आप देखें तो जितना आप ज़्यादा पढ़ें इसको, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आप अमेरिका में रह के ज़्यादा बड़े मुसलमान बन गए। मैंने कहा बिकॉज वहाँ पे रिसर्च हम करते थे, और जितना आप रिसर्च में गहराई में जाते हैं तो अल्लाह की कुदरत पे आप हैरान होते हैं कि अल्लाह ने अपने बंदों के एक एक बाल को ऑयल देने के लिए उसके साथ एक एक ग्लैंड लगाया हुआ। अमेजिंग। यानी मैं कहता है ना कि वो कुरान पाक की आयत है कि जी आप तुम शुक्र अदा ही नहीं कर सकते। तो शुक्र वाकई में हमने ये तो कभी नहीं कहा, अल्लाह मियाँ मेरे एक एक बाल को तूने ये करने के लिए इतने जरासीम ने मुझ पे हमला किया, आज उस पर अटैक को बर्दाश्त कर लिया मेरे वाइट ब्लड सेल्स ने। तो इस तरह जो ये जो ऑयल ग्लैंड्स हैं
ये थे आपकी तरावत के लिए। इसलिए आपने देखा होगा रात को आप सोते हैं, कोई आप मॉइस्चराइज़र ना लगाएं, कोई कुछ ना करें, लेकिन जब आप सुबह निकलते हैं, जब सुबह उठते हैं तो ऑयली हुई होती है जिल्द, ठीक है। बिल्कुल पूरी जिल्द आप चाहे जितने मर्जी ख़राब साबुन से धो लें, बड़ा खुश्क कर लें, लोग ये समझते हैं, दो चीज़ें बड़ी गलत समझते हैं। नंबर एक तो ये कि जी कोई खाने पीने से ये हो गया, या कोई मसालों वाली चीज़ें खा लीं, या चॉकलेट से मेरे दाने निकल आए। यकीन माने इसमें से 99% बिल्कुल गलत बातें हैं। ये दकियानुसी सी बातें लोगों को होती हैं। जब, और इसी तरह मैं पेशेंट कहता हूँ, जब हम इलाज कर लेंगे फिर आप वही चॉकलेट खाएं, वही सब कुछ खाएं तो ठीक रहते हैं। तो उसकी क्या वजह है? वजह यह है कि ये जो आपके जो ऑयल ग्लैंड्स हैं, ये प्यूबर्टी पे जब आप सने बलूगत पे पहुँचते हैं, कुछ को उस वक्त होते हैं, कुछ को उसके बाद भी चलते रहते हैं, कुछ को 40 साल की उम्र में भी दाने चलते रहते हैं। ठीक है। ये आपके ऑयल ग्लैंड्स की बीमारी है। ऑयल या तो ज़्यादा थिक बनना शुरू होता है, वो फंस जाता है, समझ ले बाहर नहीं निकलता, अंदर ही फंस जाता है, उसमें बाद में इन्फेक्शन हो जाती है। इन्फेक्शन इज़ नॉट द प्रॉब्लम। ऑयल ग्लैंड की जो ऑयल प्रोडक्शन है वो डिफेक्टिव हो जाती है। अगर मैं बहुत ही आसान अल्फाज में कहूँ, जो आजकल बहुत बेतहाशा दवाइयाँ, और पाकिस्तान में इतनी ज़बरदस्त और इतनी सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं कि इसका इलाज ना करना ज़्यादती होगी। चंद 100 रुपये में आपका इलाज हो जाता है। जब निशान पड़ते हैं लोग तब हमारे पास आते हैं। असल में उस वक्त आना चाहिए जब दाने शुरू हुए हैं। जो ही दाने शुरू हों, और दानों की 3-4 किस्में ये भी आपको खुद पता चल सकती हैं। नंबर एक तो है कि जिसको हम ब्लैक हेड बोलते हैं या वाइट हेड बोलते हैं, दानों की 2 किस्में हैं। और तीसरी किस्में जब वो रेड हो जाते हैं, राइट, उसको इन्फ्लेमेटरी एक्नी बोलते हैं। ये तीनों जो हैं, ये तीनों जब आप ठीक कर देंगे तो निशान ना होने के बराबर रह जाएंगे। और जो दवाई का बुनियादी मकसद ये नहीं होता कि जब दाना हो जाए उसको ठीक करना है। उसका बुनियादी मकसद है कि दाना होने से पहले उस ऑयल को ठीक कर देना हमने, ताकि ऑयल जो है वो जहाँ से उसने बारीक होकर निकलना है, पतला होकर निकलना है, वो निकले, आपको ऑयलीनेस आए लेकिन ओवर ऑयलीनेस ना आए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉलर है, उनका भी सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं आप? बहुत प्यारी लग रही हैं आज। थैंक यू सो मच। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरी स्किन पे ना बहुत ज़्यादा एक्नी हो गई है और मेरी एज 90 के अराउंड वर्ड है। तो ठीक है। आप मुझे बता सकते कि मैं कैसे रेगुलर कुछ ऐसी, जैसे घर में होम बेस में कोई चीज़ यूज़ कर सकूँ, या फिर स्किन के लिए, मैदे के लिए कुछ? ठीक है। 19 एज है उनकी और उनको एक्नी हो गई है फेस पे। देखें, आपको देखना ये है कि आपको जो एक्नी है वो किस किस्म की है। वो ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, या रेड वाले एक्नी हैं। अक्सर ये मिथ पाई जाती है, अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो इसकी एज है, इस एज में दाने निकलते ही हैं क्योंकि जो हार्मोन्स हैं वो चेंज हो रहे होते हैं। उसके अलावा जो डाइट है उसमें हम बहुत से स्नैक्स खा रहे होते हैं, जो कि आपने बताया कि सच नहीं है। तो ये बताएं कि ये जो हार्मोन्स की वजह से दाने निकलते हैं एक सर्टेन एज में, इसमें हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, हार्मोन तो सबके चेंज होते हैं, तो फिर दाने चंद लोगों के निकलते हैं, बाकियों के क्यों नहीं निकलते? ठीक है। साइंस ने ये शो किया कि जिनके माँ बाप में थे दाने, उनके बच्चों में भी दाने निकलने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। नंबर 2, खाने पीने की चीज़ें कोई इस पे असर नहीं डालती। 90% पेशेंट्स में दानों का खाने पीने से कोई ताल्लुक नहीं है। 10% पेशेंट्स होंगे जिनमें ताल्लुक है, और वो उनमें है जिनके हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाली, यानी आपने खाई और इसी वक्त ही आपकी शुगर बढ़ गई, मीठी चीज़ें खा ली, कैसी चीज़ें खा ली। अच्छा, कुछ लोगों को दूध से होता है, वो भी बहुत ही कम है, लाइक लिटरली आटे में नमक के बराबर होंगे जिनको के सचमुच खाने से कोई फ़र्क पड़ता है। वरना जो एज है वो एज आपने बिल्कुल सही कहा कि प्यूबर्टी पे ज़्यादा होते हैं, राइट। जब सने बलूगत में ज़्यादा होते हैं बच्चों के। लेकिन ये नहीं कि ज़रूर हों, जो ही निकलना शुरू करें उसी वक्त आप उसका इलाज करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। प्रॉब्लम क्या होती है हमारे यहाँ कि प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों को उनकी ये बात ही नहीं सुनी जाती। अक्सर माँ बाप ये समझते हैं कि यार मुझे भी हुए थे, इसको ज़्यादा अपनी खूबसूरती का फिक्र पड़ गया है। बच्चियों के लिए तो फिर भी बात सुन लेते हैं। मुझे बेचारों पे तरस आता है बच्चों पे, वो कहते हैं अच्छा तुझे भी खूबसूरती की ज़रूरत पड़ गई, तू बड़ा कोई, हाँ कि तू बड़ा अपने आप को हसीन समझे। बच्चों की साइकोलॉजिकली बेचारे बड़े वो परेशान हो जाते हैं, चूँकि उनके बाकी दोस्तों के दाने नहीं होते, और वो दाने छोड़ जाते हैं ना जो निशान, अब वो या तो गड़े पड़ जाते हैं वहाँ पे, यानी डिप्रेस्ड स्कार्स हो गए, गड़े पड़ गए, या वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पिगमेंटेशन हो जाती है। और सारे, और ये सिर्फ चेस्ट पे भी होते हैं, बैक पे भी होते हैं, शोल्डर पे भी हो सकते हैं। अब लेज़र में लोग ये समझते हैं कि लेज़र से तो बड़ा मैंने नुकसान सुना है, कोई नुकसान नहीं होता। लेज़र आज की कोई इजाद नहीं है,
हम ये कोई लेज़र तकरीबन गुज़िश्ता 3 तो साल ये से तो भी मैं डिपेंड करता है ना आप किससे करवा रहे हैं। अब ये गली मोहल्ले के सैलून्स में चले जाते हैं Yes. और अब हमारे पास डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने बताया कि लड़कियां हमारे पास आती हैं HIV पॉजिटिव, और किस वजह से होता है, माइक्रो नीडलिंग की वजह से, कि वो जो कि- टूल्स हैं उसको Yes. वो स्टेरलाइज नहीं करते। जी अब देखें, हम ना हर चीज़ का बड़ा आसान काम में इल्ज़ाम लगाना, गवर्नमेंट नहीं करती, Exactly, पंजाब हेल्थ केयर true. कमीशन नहीं करता, फलां नहीं करता। भाई अल्लाह भी ने आपको खुद आंखें दी हैं, आप खुद जाके पहले पढ़ तो लें, जिस डॉक्टर के पास जाएं उससे उसकी डिग्री के बारे में खुदारा ज़रूर पूछें। उनसे पूछें कि अगर आपने स्पेशलिस्ट, अगर आप स्किन के बने हैं तो कहाँ से बने हैं, Exactly. कितने अरसे के आपने तालीम हासिल की। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉलर है, उनका सवाल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम जी यासिर, सवाल कीजिए। ये जो से जिस्म पर सूखी खारिश होती है, खारिश होती है, सूखी खारिश होती है, मेरा ख्याल है कहते हैं जिस्म पे सूखी खारिश होती है। इसके लिए देखें 3 चीज़ें याद रखें जो सबसे आसान तरीन चीज़ें। नंबर 1, अगर तो खारिश हो रही है और जिस्म खुश्क है तो इसका मतलब है सबसे आसान तरीका ये कि जिस्म की खुश्की को दूर करें। ठीक है। ठीक है, जिस्म की खुश्की को दूर करने का सबसे आसान तरीका कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र ले लें। ठीक है जी, अल्ट्रा मॉइस्टेक मैं रिकमेंड करता हूँ, स्किन साइंसेस के बहुत सारे हैं, बहुत सारी और कंपनीज़ के भी हैं। जिन चीज़ का जिसका मुझे पता है, उसके जो इंग्रेडिएंट होने चाहिए, यूरिया होना चाहिए उसमें, if I'm not उसमें यूरिया वाला थोड़ा सा बाद में लगाएंगे क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा जलन हो सकती है। wrong. अच्छा ठीक है। वो ज़्यादा इंटेंसिव होता है। इंटेंस मॉइस्चराइजर में यूरिया हो सकता है, लेकिन उसमें उससे पहले आप सिर्फ मॉइस्चराइज करेंगे, बहुत ज़्यादा ह्यूमेक्टेंट उसके अंदर नहीं होगा, ताकि वो ठीक है। यूरिया काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करता है जिल्द को। ओके। हर एक को नहीं करता दो। ठीक है जी, जब आप मॉइस्चराइजिंग वाला सन ब्लॉक लगाएंगे और जो लगाएंगे आप, जो लगाते हैं ना आप, ऑयली वाला आप लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। ठीक है, अगर आप अल्ट्रा मॉइस्ट लगाएंगे तो अल्ट्रा मॉइस्ट ऑयली लगाएंगे, दूसरा वाला नहीं लगाएंगे, क्योंकि दूसरे वाला फेस पे लगाएंगे, जो ज़्यादा ऑयली है ना वो आप जिस्म पे लगाएंगे। और जिस्म की 2 चीज़ जगह है ना, आप अपनी फोर आर्म्स पे और घुटनों से नीचे टांगों पे, क्योंकि ये हैं जो एक्सपोज होती हैं। अब आप अगर सारा दिन देखें, अब आप एसी में बैठे हैं ना, तो आपने देखा होगा बाहर एसी सारा पानी फेंक रहा है। वो पानी कहाँ से आ रहा है? वो एक्चुअली ह्यूमिडिटी जो पूरे आपके लाउंज की, इसकी ह्यूमिडिटी आपके पूरे स्टूडियो के बाहर जा रही है। बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ पे लोगों को आपने देखा होगा, लोगों के मुंह खुश्क होने लग जाता है, नाक खुश्क होने लग जाता है, आंखें खुश्क होने, जिल्द खुश्क होने लग जाती है। तो ज़्यादा चांस होता है कि आपको कि खुश्की की वजह से तो नहीं है। दूसरी ना, बहुत सारी, कम से कम कोई 10 ऐसी बड़ी मेजर वजूहात हैं जिसकी वजह से आपको खुश्की हो सकती ठीक है। है डॉक्टर साहब, लास्ट 10 सेकंड्स है, उनको बस इस सोल्यूशन। खारिश जो है ना जी, खारिश के लिए आपने देखना है कि आपकी किडनी फंक्शन सही है, आपका लिवर फंक्शन सही है, खुदा ना खास्ता कोई अंडरलाइंग कोई मेलिग्नेंसी तो नहीं है, कोई कैंसर तो नहीं है, और थायराइड का मसला तो नहीं है। ये अगर आपने 5-6 मसले डॉक्टर उसको हल कर देता है, तो उसके बाद आपकी एलर्जीज़ के कुछ टेस्ट होते हैं जो हम करते हैं, देखते हैं कि एलर्जी की वजह से खारिश तो नहीं हो रही। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ स्किन प्रॉब्लम्स के हवाले से जो कि टीनेजर्स को फेस करनी पड़ती हैं, और उनसे रिलेटेड जो मिथ्स हैं हमने उस पर भी बात की है, और उसके अलावा जो स्किन के मसाइल हैं उस पर भी हमने बात की है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अजीम जहांगीर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि लाहौर को सैलाब से बचाने के लिए रूडा दीवार तामीर कर रही है। 41 किलोमीटर तवील लंबी ये दीवार है और इसके मुख्तलिफ हिस्सों को मुकम्मल किया जा चुका है, और बाकी पर जो काम है वो अभी जारी है। कौन से इलाके महफूज बना लिए गए हैं और कौन से ऐसे बाकी हैं जिन पर काम जारी है, और ये कब तक मुकम्मल हो सकेगा, क्योंकि मानसून का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो रोड सेफ्टी है उस हवाले से भी बात करेंगे कि लाहौर में बढ़ते ट्रैफिक हादसा के पीछे मसाइल और जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं इनको भी एड्रेस करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शेख जैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। अच्छा जैन, सबसे पहले तो बताएं कि ये जो 41 किलोमीटर की एक वो वॉल तामीर कर रहे हैं, इस पर अब तक कितना काम हो चुका है, क्योंकि मानसून तो स्टार्ट हो गया तकरीबन? देखिए, दरिया रावी में वैसे तो सैलाब के ख़तरात हमेशा से ही कम रहते हैं, लेकिन गुज़िश्ता कई बरसों से देखा गया है कि जब भारत की तरफ से जो ये पानी छोड़ दिया जाता है दरियाओं में, तो उसकी वजह से दरिया रावी में तुग़यानी और सैलाब के ख़तरात रूनुमा होना शुरू हो गए हैं। और लास्ट ईयर हमने देखा कि जो दरिया रावी में सैलाब आया, उसकी वजह से जो मुल्हिका आबादियाँ थी, जो अर्बन एरियाज़ था,
वहाँ पर भी जो सैलाबी पानी है वो दाखिल हो गया और कई लाख लोगों को नकल मकानी करनी पड़ी वहाँ से। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये प्लान बनाया गया था कि दरिया के साथ साथ 41 किलोमीटर तवील जो दीवार है वो बनाई जाएगी। वो रिटेनिंग वॉल बनाने का मकसद ये था कि जो दरिया का कैचमेंट एरिया है उसको किसी एक मखसूस जगह पर लाया जाए और वहाँ से ही जो पानी है उसको शहरी आबादी में ना आने दिया जाए। एक गुज़िश्ता बरस भी रूडा की तरफ से कोशिश तो की गई कि ये दरिया के पानी को अर्बन एरियाज़ में ले जाने से रोका जा सके। कुछ हद तक वो कामयाब हुए, कुछ हद तक जो पानी है वो अर्बन एरियाज़ में चला गया जिसकी वजह से लोगों को नकल मकानी करनी पड़ी। ये वाला जो मॉनसून है ये रूडा के लिए इस साल किसी इम्तिहान से कम नहीं होगा। इस दीवार की टोटल लेंथ जो आपने पहले ही बताया वो तकरीबन 41 किलोमीटर है और अभी तक उसमें से 14 किलोमीटर दीवार उन्होंने 80% मुकम्मल कर ली है। ये उनकी तरफ से जो फिगर उनकी तरफ से फिगर है वो ठीक है। वो क्लेम करते हैं कि इस दफ़ा जो LSM है लाहौर सियालकोट मोटरवे वहाँ से लेकर जो शादरा की आबादियाँ उनको हम महफूज बना लेंगे। यहाँ पर जो दरिया का पानी है या तुगयानी है या सैलाब है उसको दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। लेट्स सी किस हद तक ये कामयाब होते हैं। इसके अलावा जो बंद बनाने का अमल है वो भी रूडा की तरफ से जारी है। ये पत्थर, मट्टी और मुख्तलिफ लेयर्स के साथ जो बंद है वो बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता बरस भी ये जो बंद है ये तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर तक तमीर किया जा चुका था। इस साल भी रूडा की तरफ से प्रोग्रेस ये बताई जा रही है कि हमने उसमें मज़ीद 1 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो ऐड कर दिया है। अभी दरिया का पानी आएगा, देखेंगे कितनी इंटेंसिटी है उसकी और किस कदर जो उनके दावे हैं वो कामयाब होते हुए दिखाई देते हैं। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि अगर 41 किलोमीटर दीवार बनानी थी उसमें से आपने 14 किलोमीटर दीवार बनाई है तो इसका मतलब है कि ये तकरीबन कोई आपने 30% अभी तक काम किया है। तो ये 14 किलोमीटर दीवार 41 किलोमीटर के एरिए को कैसे रोक सकेगी, मेरा तो दिमाग इसके ऊपर बंद है। मुझे तो इतना, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, कोई इतना टेक्निकल आदमी नहीं हूँ। अब रूडा क्लेम कर रहा है तो ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान बारिशें आ रही हैं, अभी पता चल जाएगा जैसे ही दरिया रावी में तुगयानी आएगी। लेकिन होप्स हो इस दफ़ा जो किस्मत है वो इनके ऊपर मेहरबान होगी क्योंकि ये जो अल नीनो इफ़ेक्ट है उसकी वजह से जो हमारा रीजन है ये लाहौर जो सेंट्रल पंजाब रीजन है यहाँ पर कम बारिशों की पेशगोई की गई है। तो अगर यहाँ पर कम बारिशें होती हैं तो होप्स हो दरिया रावी में तुगयानी की या सैलाब की वो सूरत हाल नहीं होती। तो हो सकता है रब को मेहरबानी इनके ऊपर कर दे और पानी की रफ्तार कम हो तो उससे बचत हो सकती है। अदरवाइज़ जो हालात हैं 14 किलोमीटर वाले उससे तो यही लगता है कि पानी शहरी आबादियों में दाखिल हो जाएगा और फिर से लोगों को नकल मकानी करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा ज़ैन, जैसे कि आपने बात की है कि ये 41 किलोमीटर्स की वॉल होनी चाहिए थी जो कि अभी माशाल्लाह से 14 किलोमीटर की पूरी कर ली है इन्होंने और मैं उम्मीद करती हूँ आने वाले 3 सालों तक शायद ये 41 किलोमीटर्स की पूरी कर लें। तो एक दीवार क्या काफ़ी थी जो कि अभी मुकम्मल नहीं हुई लाहौर को सैलाब से बचाने के लिए? इसमें ना ये बात समझने की ज़रूरत है कि इट्स नॉट लाइक अ वॉल, ये एक रिटेनिंग वॉल होती है जो कि दरिया के साथ साथ चलती है। ये किसी जगह पर दीवार की सूरत में होती है, किसी जगह पर बंद की सूरत में होती है, किसी जगह पर पत्थरों की सूरत में होती है। बेसिकली जो दरिया का रास्ता है उसको तब्दील करना होता है क्योंकि पानी अपना रास्ता ख़ुद बनाता है तो पानी को ये डायरेक्शन देनी पड़ती है कि ये वाली जो साइड है यहाँ से वो अपना रास्ता बनाए ताकि वो ऐसी ज़मीन की तरफ रुख कर ले जहाँ पर लोग कम से कम हों। बुनियादी तौर पर किसी भी शख्स की जो जान बचाना है वो किसी भी डिज़ास्टर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी जितना माल का नुकसान होता है वो अल्टीमेटली किसी ना किसी सूरत में कवर कर लिया जाता है। तो ये जो 41 किलोमीटर दीवार बनाने का प्लान है ये ऐसा नहीं है कि फोरनाइटली इसको तामीर कर लिया जाएगा, ये भी मरहलावार इसको तामीर करने की ज़रूरत है। अच्छा ज़ैन, लास्ट ईयर हम देखते हैं कि एक बड़ा हमने अफसोसनाक मंजर देखा कि लोग बहुत से डूब के मरे भी इस सैलाब में और मुख्तलिफ जो सोसाइटीज़ हैं जिनको बाद में ये क्लेम किया गया कि ये तो लीगल ही नहीं है, ये तो इलीगल सोसाइटीज़ हैं, लेकिन वो बनी हैं और लोगों ने ख़रीदा है, लोगों की आबादी भी वहाँ पर रही है। तो ये जो है आपको नहीं लगता ये थोड़ी ये अजीब सा पैथेटिक बिहेवियर है
के हुकूमत की नाक के नीचे एक चीज़ हो रही है और फिर जब आवाम उससे इफ़ेक्ट हो रही है तो वो कह रहे हैं कि ये तो लीगल थी नहीं, आप लोग घर ना लेते, लेकिन वो बिक भी रही है, वहाँ पे अभी भी घर भी तामीर हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा एक पैटर्न चल रहा है इसमें कसूरवार कौन है? नूर, मेरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू है तो मैं तो इसमें सरासर जो रियासी इदारे हैं उनकी गफलत समझता हूँ। मुझे आज भी याद है, आप जब ये बात कर रही थी तो मेरी आंखों के सामने से वो मंजर गुजर रहा था कि 2019 की बात है, एलडीए की उस वक्त गवर्निंग बॉडी बैठी हुई थी और मैंने उनको बरमला इस चीज़ का कहा कि भाई ठोकर न्याज बे के मुकाम पर ये खुशी मोहम्मद नाम का शख्स एक इलीगल सोसाइटी बना रहा है। और मैं आपको बताऊं, आप हैरान रह जाएंगी, पता कैसे ज़मीन वहाँ पर बेची जा रही थी कि फॉर इंस्टेंस मैं परचेज़र हूँ, मैं वहाँ पर गया हूँ कि मैंने यहाँ पर प्लॉट लेना है, वो कह रहे थे जा जेडी जगह पसंद है उत्थे जाके प्लॉट ले लै। ना कोई मास्टर प्लान था, ना कोई डिमार्केशन की गई थी, ना कोई प्लॉट्स थे, ना किसी जगह से कोई मंजूरी ली गई थी। देखे, जो गरीब आदमी है जिसके पास छत नहीं है उसको तो 2-3 लाख रुपया मरला जगह चाहिए। अब तो रियासी इदारों की, इन्फोर्समेंट एजेंसीज की, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी बनती है कि इन इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ को ना बनने दिया जाए। और आप बिलीव करें कि ये पूरी की पूरी सोसाइटी जिसका आप जिक्र कर रही हैं, ये दरिया के बेड के अंदर बनाई गई थी। यानी रावी का पानी खुश्क हो गया, वो दरिया का बेड बन चुका, उसने वो दरिया की जगह बेचना शुरू कर दी। आप देखें, एक तो खुद उस शख्स को खुदा खौफी करनी चाहिए कि आप दरिया की जगह बेच रहे हैं और उन लोगों को बेच रहे हैं जिनकी रिड्रेसल ऑफ ग्रेवियंस करने वाला कोई नहीं है, जो किसी भी जाकर किसी भी जगह पर दरवाज़ा नॉक करेंगे तो उनकी तो किसी ने सुननी नहीं है। और वहाँ पर करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई और आज के दिन तक जिन लोगों ने वहाँ पर अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगा दी थी, अब आज उनका क्या हाल है? वो आज भी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं कि हमने जो पैसे उस शख्स को दिए, क्या आपने हमें वो पैसे रिकवर करके दिए? ना लोगों के पास उनके पैसे मौजूद हैं, ना प्लॉट मौजूद हैं। गवर्नमेंट ने वो जो शख्स है, पर्टिकुलर शख्स जिसने ये सोसाइटी ठोकर न्याज बेग के मुकाम पर बनाई थी, उसको अरेस्ट करवा दिया। वो पाबंदे सलासल है और लोग इस वक्त अपने पैसों के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। तो आपके सवाल का वन लाइनर जवाब ये है कि मैं समझता हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है, कि ये रियासी इदारों की जिम्मेदारी थी, ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी थी कि इन इलीगल सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ उस वक्त कार्रवाई करते, उस वक्त इनकी वहाँ पर सेल परचेज बंद करवाते, तब इनके ख़िलाफ़ इश्तिहारी मुहिम चलाई जाती। आज आप उसके जो ऑर्डर्स हैं वो जारी करेंगे तो आज तो उस ऑर्डर्स जारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी दिन दूर नहीं होता, कभी भी देर नहीं हुई होती अगर आप उस दिन से काम शुरू कर लें। अच्छा जैन, थोड़ी सी रोड सेफ्टी के हवाले से भी बात कर लेते हैं। हम देखते हैं कि सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स हैं और अच्छा खासा काम भी हो रहा है इस चीज़ पे। जहाँ काम होता है वहाँ पे हम इन लोगों को सराहते भी हैं, जो कि सराहना भी चाहिए गवर्नमेंट को, जहाँ पे वो अच्छी चीज़ें करें। लेकिन जहाँ पे वो लैक कर रही हैं, मुझे लगता है हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये जो ट्रैफिक हादसात हैं, इस हवाले से थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बात किया कि हम गवर्नमेंट को तो ब्लेम कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी अपनी भी सही नहीं है ना, कि अगर हम हेलमेट पहनने का कहें किसी को तो वो उसकी ईगो पे आ जाता है कि भाई तुमने कहा क्यों है, हालांकि इसमें गवर्नमेंट का तो कोई फ़ायदा नहीं, आपका अपना फ़ायदा है। तो ये बताएं कि इतने कवानीन होने के बावजूद ये जो ट्रैफिक हादसा है ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं? मुझे याद पड़ता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपोजिशन लीडर थे खुर्शीद शाह, और वो उन्होंने कौमी असम्बली में अपने डेस्क पे खड़े होकर कहा कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में इतने लोग दहशतगर्दी से नहीं मरे जितने ट्रैफिक हादसात से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। और आपने ये बड़ा अहम इशू रेज़ किया है। देखें, जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं और डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनका जो मेन फ़र्क देखा जाता है ना, वो ये है कि वहाँ पर जो रोड पर चलने वाले लोग हैं उनकी सिमेट्री क्या है, वहाँ पर ट्रैफिक हादसात की रेशो क्या है, वहाँ पर लोग कितना एजुकेटेड हैं और गवर्नमेंट की तरफ से और स्टेट की तरफ से उनको कितनी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। हमारी यहाँ पर गंगा उल्टी बह रही है, ना गवर्नमेंट ने हमें फैसिलिटीज़ दी, ना हम एजुकेटेड हुए। जो आपने अभी बात की ना हेलमेट वाली, तो यहाँ पर जो सिविलाइजेशन है उसका भी तो कोई ना कोई फैक्टर इन्वॉल्व होता है ना। जो सिविक सेंस है हमारी, हमने उसके ऊपर भी तो अमल करना है ना। वो
कुछ शहर दे लोग जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। तो गवर्नमेंट ने सेफ्टी वाले रॉड नहीं लगाए, हमने भी उसी तरह ही अपनी बाइक्स को और अपनी गाड़ियों को दौड़ाना शुरू कर दिया। असल में हम कोई जामे पॉलिसी बना नहीं पाते, कोई जो देरपा पॉलिसी है वो सामने नहीं आती, जिसकी वजह से इस तरह के जो मसाइल हैं वो रूनुमा होते हैं। इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा इस चीज़ के ऊपर इनिशिएट किया जा रहा है कि जो रोड सेफ्टी है उसके ऊपर अमल किया जाए, लेकिन ये रोड सेफ्टी करनी किस तरह है, इसके ऊपर किसी तरह की कोई गुफ्तगू नहीं की जा मेरा रही। यही सवाल है अगला कि चलान पे चलान हो रहे हैं जो कि होने भी चाहिए अगर आप रूल ब्रेक करें, पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन हम पूरी दुनिया में ये भी देखते हैं कि जो मेजॉरिटी हमारे अच्छे मुल्क हैं जहाँ पे जाके हम सारे कवानीन फॉलो करते हैं और यहाँ पर हम नहीं करते, वहाँ पे स्कूल लेवल से ही ना आपको जो रोड रूल्स हैं ना वो सिखाए जाते हैं और आपको बताया जाता है कि आप जो एक कुछ आदाब हैं या जो सिविक सेंस है वो क्या होती है, चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो गवर्नमेंट हर नई चीज़ इंट्रोड्यूस तो करवा देती है, एक नया हम देखते हैं कैंपेन निकल आती है, कुछ नया लॉ निकल आता है, लेकिन उस हवाले से लोगों को अवेयर क्यों नहीं करती? क्योंकि ये तो जो बेसिक चीज़ है, एक दफ़ा पहले भी हमने सेगमेंट में बात की थी कि जो हमारे तालीमी इदारे हैं वहाँ से ये चीज़ स्टार्ट होनी चाहिए, वहाँ पे ये चीज़ें सिखानी चाहिए। तो ये चीज़ इस चीज़ पे तो गवर्नमेंट का फोकस नहीं है, लेकिन वो चलान पर चलान करी जा रही है। देखें, जो आपने बात की है ना चलान की, चलान करना अल्टीमेटली जो जहाँ पे वॉयलेशन है वो चलान उसके ऊपर होना चाहिए, लेकिन अमाल का दारोमदार ना निजतों पर होता है। क्या आप ये जो ट्रैफिक पुलिस है ये इस नीयत से चलान कर रही है कि मैंने इसको जो कानून का दायरा कार है उसमें लेकर आना है, या रेवेन्यू जनरेशन करनी है, अपने ख़जाने को भरना है? ये है अमाल का दारोमदार निजतों के ऊपर। अगर तो उस ट्रैफिक वार्डन को ये टास्क मिला है और उसकी नीयत आज ये है कि मैंने किसी भी तरह 100 चलान करके तो फिर घर जाना है, टारगेट पूरा करना है, तो फिर आप लाहौर की या पंजाब की ट्रैफिक को बेहतर नहीं कर रहे, फिर सिर्फ और सिर्फ आप अपने खजाने को भर रहे हैं। और अगर जो ट्रैफिक को बेहतर करना है तो उसका हल सिर्फ और सिर्फ चलान नहीं है, फिर आपको पूरा एक रोड सेक्टर फराहम करने की ज़रूरत है, फिर वो तमाम जो लाइसेंस जारी किए गए हैं उनको रिव्यू करने की ज़रूरत है कि किस तरह यहाँ पर अंधे लोगों को भी गाड़ी चलाने का जो लाइसेंस है वो जारी हो गया। एक शख्स जिसकी आंखों की बिनाई जा चुकी है वो सामने सड़क देख नहीं सकता, आपने तो उसको भी जो लाइसेंस है वो जारी किया हुआ है। तो फिर ये सारी अपनी पॉलिसी को जो रिव्यू है वो करने की ज़रूरत है। और अगर आपका प्रोग्राम सुनने वाले जो लोग बैरून मुल्क विज़िट कर चुके हैं या वो किसी भी सोशल मीडिया का सहारा लेकर वीडियोस देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पर गाड़ियों की ब्रेक लग जाती है कि जब कोई भी पेडिस्टेरियन सड़क को अबूर कर रहा होता है। और हम यहाँ पर क्या करते हैं कि बिल्कुल पेडिस्टेरियन के ऊपर जाकर ब्रेक लगाते हैं और हॉर्न के ऊपर हाथ रख देते हैं। अभी तो हीन समझते हैं उसको जगह देना कि वो गुजर जाए। तो देखें, जब स्टेट ने पेडिस्टेरियन ब्रिज नहीं बनाया, वॉकवे नहीं बनाया या जेब्रा क्रॉसिंग नहीं दी, तो उस शख्स ने किसी न किसी जगह से तो सड़क को अबूर करना है। और सड़क को अबूर करते हुए भी कई हादसा रूनुमा हो चुके हैं। हम तो बार बार सिर्फ ये बात करते हैं कि जो लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, तो भाई जो मजूर हो गए, जिनको किसी जगह पे चोट आ गई, जिनकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई, जैसे यू टर्न्स हैं, हम उनकी बात करें तो वो भी एक ट्रैफिक हादसा का गढ़ बन चुके हैं, उस पर भी फोकस करना चाहिए। और लास्ट हमारे पास 2 मिनट्स है, मैं चाहूँगी ग्लोबल विलेज जो प्रोजेक्ट है इसका थोड़ा सा बताएं और कहाँ तक पहुँचा है। और ये जो हुकूमत अरबों रुपए लगाती है किसी चीज़ पे और बाद में उसको बिल्कुल इग्नोर कर देती है, उसको लावारिस छोड़ देती है, तो ये जो ज़्यादती है ये तो अवाम के पैसों की ज़्यादती है। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से 2016-17 में एक प्लान बनाया गया कि लोगों को वॉक एंड शॉप की सहूलत फ्राहम की जाए। इस वक्त लाहौर में किसी भी जगह पर वॉक एंड शॉप का कोई भी सहूलत मुयसर नहीं है, तो इसी तर्ज पर ये ग्लोबल विलेज बनाया गया जो कि ये जौहर टाउन में मौजूद है। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने 1.5 अरब रुपया खर्च कर दिया है। अंदर 84 प्लाजाज बनाए गए हैं जिनको बनाने का मकसद ये था कि वहाँ पर रेस्टोरेंट्स आएंगे, फूड चेन्स होंगी, कुछ आउटलेट्स होंगी, लोग अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे और वॉक करते हुए उन जगह का विज़िट करेंगे, वहाँ पर खाना खाएंगे या शॉपिंग करेंगे। ये मौजूदा चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं जो जाहिद अख्तर ज़मान, उनका इनिशिएट था और इसको उन्होंने वहाँ पर तमीर करवाया। 2 इदारों की चपकलिश की वजह से 9 सालों से ग्लोबल विलेज बंद है।
जो सरकारी खजाने से अरबों रुपए उस प्रोजेक्ट के ऊपर लग गए, उसका कौन वाली वारिस है? एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने ऐसे ही। ना लोगों को यहाँ पर सस्ती तफरी फराहम की, ना आपने इसको रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बनाया, और हर साल इसकी डेप्रिसिएशन अलग होती जा रही है। ये निगरान दौर इक़्तिदार में मोहसिन नकवी साहब ने हुक्म दिया कि ग्लोबल विलेज LDA से लेकर CBD को दे दिया जाए। CBD ने 1.5 साल बाद कहा हम नहीं चला सकते, LDA ने कहा हमने लेना नहीं है। ग्लोबल विलेज को ताले लग गए हैं, लोगों के पास किसी तरह की कोई तफरी मौजूद नहीं है। वो जो वहाँ पर प्लाजाज मौजूद हैं वो वक्त गुजरने के साथ साथ डेप्रिशिएट होते जा रहे हैं, वो ख़राब होते जा रहे हैं। अब जब दोबारा उसको फाल करना होगा, फिर से दोबारा उसके ऊपर पैसे लगाएंगे, फिर से उस पर रंगो बहुत पैसा रोगन करेंगे गवर्नमेंट के पास इन चीज़ों के लिए। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो आज हम बात कर रहे थे लाहौर को सैलाब से बचाने के लिए जो एक हिफाजती दीवार तामीर की जा रही थी, उस पर कितना काम हो चुका है, और साथ साथ रोड सेफ्टी के हवाले से भी हमने आज बात की है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थे शेख जैन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।